हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द सपोर्ट। लास्ट वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, और भी वीडियोस लेकर आऊँगा मैं। तो फ़िलहाल कोई मॉड नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैं भूल गया था फर्स्ट वीडियो में, और वीडियो लंबा भी हो जाता, तो इसलिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आया हूँ मैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत टिप्स दूँगा और थोड़ी बहुत चीज़ें बोलूँगा जो अवॉइड करनी है आपको मॉडिफिकेशन करते समय, और इसी से रिलेटेड डिस्कशन करूँगा मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली चीज़ से। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे रिलेटेड माइलेज। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बड़ा टायर लगाने से माइलेज पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो हाँ, फ़र्क पड़ता है, मगर बस थोड़ा सा। इसको आप काउंटर कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। तो यूजुअली क्या होता है, तो ये है आपका स्टॉक टायर। ठीक है, पतला स्टॉक टायर, और कॉन्टैक्ट पैच भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस थोड़ा सा होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट है, और इससे आपको जो भी मिल रहा है माइलेज 50-60 जो भी है, तो इससे मिलेगा। ठीक है, अब आप जाएंगे बड़े टायर पे, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पैच बढ़ जाएगा क्योंकि टायर बड़ा है, और जैसे ही आप बाइक पे बैठेंगे तो थोड़ा बहुत प्रेशर टायर पर पड़ेगा, टायर चौड़ा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, तो माइलेज पे असर पड़ेगा और एक्सेलरेशन पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे काउंटर किया मैंने ये बताता हूँ। अब ज़्यादा राइड करते हैं तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, ऐसे प्रेशर आप चेक करते दीजिए और ऑप्टिमल प्रेशर बना के रखिए। इससे क्या होता है, कॉन्टैक्ट पैच बहुत ही कम हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत हार्श राइडिंग लगेगी आपको, मगर आपको माइलेज बनाए रखना है तो टायर में एयर ऑप्टिमम बना के रखना है। तो ये एक मेथड हो गया माइलेज बैलेंस करने का। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जिससे आप आपकी माइलेज और फॉर्म्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो लॉजिक ऐसा है कि 8 kgs वेट घटाने से 1 हॉर्स पावर का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, समझ ली। मेरी बाइक अभी 12.8 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर मैं 8 kgs इसमें वेट घटाऊंगा तो बाइक प्रोड्यूस 12.8 हॉर्स पावर ही करेगी, मगर परफॉर्म 13.8 हॉर्स पावर जैसी बाइक जैसी करेगी। ठीक है, तो ये लॉजिक मैंने लगाया अपने बाइक में। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने हटाई, जैसे कि आपके स्टॉक मिरर्स, एग्जॉस्ट, टायर हगर, ये टेल टाइडी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो मैंने वेट रिड्यूस कर लिया, और भी वेट रिड्यूस कर सकता था मैं, जैसे कि ये क्रैश गार्ड, मड फ्लैप, डबल स्टैंड वगैरह वगैरह, मगर ये थोड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं डे टू डे लाइफ के लिए, तो ये चीज़ें रखी मैंने। तो ओवरऑल मैंने ये सारी चीज़ें घटाई, मगर थोड़ा वेट ऐड भी करना था मुझे, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट भी चाहिए था। जैसे कि स्टॉक मिरर के बदले ये बार एंड मिरर्स, स्टॉक एग्जॉस्ट के बदले ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, और ये बड़ा सा टायर लगाना था। तो इन मॉडिफिकेशन से थोड़ा वेट ऐड भी हो गया। ठीक है, तो 8 kgs तो नहीं घटा सका मैं, मगर अप्रॉक्सीमेटली 3 kgs तक वेट घटाया मैंने बाइक में। तो बाइक पहले 124 kgs की थी। ठीक है, ये ड्राई वेट है या वेट वेट है पता नहीं मुझे, तो ऑफिशियल साइट में यही था, 124 kgs की थी। अगर मेरा हिसाब इसमें लगा दें तो मैंने इसमें 3 kgs वेट घटाया, तो अभी हो गई बाइक 121 kgs की। तो ऐसे भी आप अपना माइलेज और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। अब जो भी मॉडिफिकेशन करो, बैलेंस करना सीखो बस। ठीक है, आपको बाइक पहले जैसी लगी या फिर और भी बेहतर लगी, जैसे कि मेरे केस में हुआ, वो है 3 kgs वेट घटाकर। ठीक है, ओवरऑल वेट घटने के मैं फ़ायदे आगे और भी हैं, बताऊंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, और थोड़े बहुत वेट घटाने के फ़ायदे परफॉर्मेंस में भी देखने को मिले हैं मुझे। अगर आपके पास ये बाइक है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो 40 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर पहुंचने में बहुत देर लगाती है, और क्या कहते हैं, टॉप स्पीड पहुंचने में भी बहुत देर करती है। तो 0 से 70 या फिर 0 से जितना भी इसका टॉप स्पीड है, तो वो बहुत धीरे अचीव करती थी। तो वेट कम होने के कारण वो भी तेज़ हो गया है। 0 से 70 बहुत ही क्विकली पहुंच जाती है। ये एग्जैक्ट टाइम तो मेजर नहीं किया है मैंने, मगर मुझे महसूस हुआ है ये कि इसका एक्सेलरेशन बढ़ गया है। और इसके अलावा अगर आपके पास ये बाइक है तो आपने नोटिस किया होगा कि वाइब्रेट बहुत करती है। जैसे ही आप 40 किलोमीटर पर आवर क्रॉस करोगे, जहाँ पे आपके फुट पैक्स होंगे, बहुत वाइब्रेट करेगी, या फिर सीट पोजीशन है बहुत वाइब्रेट करती है वहाँ पे बाइक। तो वाइब्रेशन भी चला गया है ये सब मॉडिफिकेशन करने के बाद। हाँ, ये परफॉर्मेंस गेन मिले हैं मुझे। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि टॉप स्पीड वीडियो बनाऊँ, शायद मैं बना सकता हूँ टॉप स्पीड वीडियो फ्यूचर में। अभी तक जो मैंने मेजर की है टॉप स्पीड इसकी, वो है 100 किलोमीटर पर आवर। तो अपराइट पोजीशन में चलाता हूँ मैं ऑलवेज, तो उसी पे टॉप स्पीड मेजर की है, तो 100 किलोमीटर पर आवर तक चली गई थी। टक्ड इन पोजीशन में मैंने कभी चलाया नहीं इसको। हाँ, यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा है 124, 120 के आसपास चली जाती है, टक्ड इन पोजीशन में चलाते हैं लोग। तो देखूंगा मॉडिफिकेशन के बाद टक्ड इन पोजीशन में कितना टॉप स्पीड अचीव करती है। तो इसके अलावा बहुत ही ज़रूरी मॉडिफिकेशन जो मैंने किया है वो हैंडलिंग के लिए हुआ है, और
ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आपको समझा सकूं और थोड़ी बहुत चीज़ें इस मॉडिफिकेशन के रिलेटेड क्या आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर आपको कैसे इसको काउंटर करना है या फिर कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो वो है मॉड रियर टायर का। मेरे बाइक का स्विंग आर्म स्टॉक है, रिम भी स्टॉक है, तो मैक्सिमम साइज़ इसका 120 ही जा रहा था। ठीक है, 120/80 या फिर 120 mm। तो इससे बड़ा भी टायर मुझे बिठाने का मौका मिलता या फिर ये स्विंग आर्म अलाउ करता उतना, तो मैं बड़ा टायर बिठाता। ठीक है, तो ये फीचर की बात हुई, ये मॉडिफिकेशन मैं सोच रहा हूँ आगे करने की। तो फिलहाल के लिए ये मॉडिफिकेशन से क्या असर हुआ है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था, ये पिछला बड़ा टायर मैंने सिर्फ लुक्स के लिए बिठाया। ठीक है, तो ये टायर चूज़ करने का रीज़न ये था कि अगर आप बाइक को देखेंगे, ये पिछले हिस्से का हाइट बहुत ही कम था। ठीक है, कम्यूटर बाइक लगती थी पहले, इसको चेंज करना था मुझे, तो इसके लिए मैंने चूज़ किया ये 120/80 वाला टायर। तो इससे क्या होता है, 80 जो है ना, 120/80 में जो 80 है ना, वो है एस्पेक्ट रेशो ऑफ द साइड वॉल। तो ये थोड़ा ऊंचा है तो बाइक की हाइट बढ़ा देता है। ठीक है, तो वो रीज़न था मेरे चूज़ करने का, और उस टाइम पे यही मेरे बजट में था और यही थोड़ा सूटेबल लगा मुझे। और मुझे स्लिक टायर पसंद है, तो ये टायर उसके आसपास था। मिशलिन का टायर भी था, बहुत महंगा था, तो मेरे बजट में नहीं था, तो ये बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे इसी थ्रेड डिज़ाइन के साथ। तो ये टायर मैंने चूज़ किया। तो होता क्या है, अगर आप नॉर्मली चला रहे हैं इसको, नॉर्मली आप डे टू डे राइडिंग करते हैं, तो उतना सही रहेगा। ठीक है, अगर आप मोटर जीपी बाइक्स की तरह या फिर रेसिंग बाइक्स की तरह आप लीन करना चाहते हैं इस पर, तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिम के हिसाब से बहुत ही बड़ा है टायर, तो इसके रिम के कॉन्फ़िगरेशन से भी थोड़ा बहुत मैच नहीं करता है ये। ठीक है, ये एडजस्ट किया गया है, ये बेस्ट फिट नहीं है इस रिम के लिए। टायर मुड़ के यहाँ पे रिम के एज पे लगा है, और जो भी रिम के एज पे फिट होगा वो ऐसे बैठेगा। ठीक है, इतना मुड़ के ऊपर जाएगा। तो ये बड़ा साइड वॉल है ना 80, तो उसके कारण मुमकिन हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ फिटिंग के लिए सही है, फिटिंग और लुक्स के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा लीन करना चाहते हैं, बहुत ही एग्रेसिव लीन करना चाहते हैं, तो फिर मत कीजिए, क्योंकि टायर बेंड होने के या फिर टायर निकलने के चांसेस होंगे। अगर आप देखेंगे, जो भी बाइक्स एग्रेसिवली लीन करने के लिए बनी है, उनका साइड वॉल बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये आपको अचीव करने के लिए बड़ा रिम चाहिए होगा। ठीक है, बड़ा टायर बिठाने से काम नहीं बनेगा। तो ये एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। अगर आपका इरादा ये है कि बड़ा टायर बिठाने से आप बहुत ही ज़्यादा लीन करेंगे या फिर बड़ी बाइक्स जैसे आप करतब करेंगे इस पर, तो ये मत कीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल राइडिंग करने के लिए या फिर डिसेंट लीन एंगल के लिए ठीक है ये टायर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो उस बाइक से थोड़ा बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हो उस डुकाटी के मुकाबले कितना बड़ा है साइड वॉल। तो नॉर्मल राइडिंग के लिए ठीक है। अगर आपको लीन करना ही है तो साइड वॉल कम करना पड़ेगा और रिम का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे बजट में ये पॉसिबल नहीं था, तो मैंने ये मॉडिफिकेशन की। ठीक है, तो ये बताना बहुत ही ज़रूरी था कि बहुत सारे लोग मेरी बाइक देख के टायर मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो सेफ़ रहने के लिए ये लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया। जो पहले मैंने बताया, टायर निकलने का या फिर टायर बेंड होने का चांस होता है, तो इसको आप काउंटर कर सकते हैं। अगेन, ऑप्टिमम एयर बनाए रखें टायर पे, वो प्रेशर भी टायर बेंड होने से और या फिर टायर निकलने से बचाएगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन भी आए फ्रंट टायर को भी लेके। ठीक है, जितना छेड़खानी आप रियर टायर से कर सकते हैं, उतना फ्रंट टायर से नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रंट टायर बहुत ही क्रूशियल है। रियर टायर 2-3 डायरेक्शन में घूमता नहीं है, स्टैटिक पोजिशन में रहता है, बस लीन करता है इधर से उधर। ठीक है, तो फ्रंट टायर के मामले में ऐसा नहीं है, ये लीन भी करता है। इसे आप जितना हो सकता है उतना स्टॉक रखिए। अगर आपको बड़ा टायर चाहिए भी, तो आप बहुत ही माइन्यूट से चेंज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप स्टॉक टायर है 2.5 इंच का या फिर 2.75 इंच का, 3 इंच का डलवा लीजिए या फिर 90 का डलवा लीजिए। इससे ज़्यादा नहीं करना है, ऐसा वाला छेड़खानी नहीं करना। बहुत चौड़ा टायर लेके छोटे रिम पे बिठाना है, इसको कैसे भी करके एडजस्ट करना है, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे आप हैंडलिंग बहुत ही बिगाड़ देंगे बाइक का, और ये सेफ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको बड़ा टायर ही चाहिए तो बड़ा रिम लगा के उस पर ऑप्टिमम साइज का टायर लगाइए, तो ये सही रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो बस हैंडलिंग के रिलेटेड टिप्स यही थे मेरे, ताकि आप सेफ रहें, कुछ भी मॉडिफिकेशन करके आप हैंडलिंग बिगाड़ ना दें, क्योंकि इससे आप बाइक से गिर भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप। एक और मॉडिफिकेशन जो मैंने किया है, कैसे किया और क्यों किया है, वही मॉडिफिकेशन चूज़ करने का क्या रीज़न था ये मैं बताऊँगा आपको। वो है टेल टाइडी का मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो एट द टाइम मुझे बहुत ही पैसे नहीं खर्च करने थे, बहुत ही सिंपल सा और जल्दी से मॉडिफाई करना था इसको। तो इस बाइक का स्टॉक टेल टाइडी यहाँ से लेके इतना पीछे तक जा रहा था। ठीक है, तो इसको मैंने यहीं से कट किया है, इंडिकेटर का असेंबली भी रखा है, और यहाँ से लेके इतना काट दिया इसको। ठीक है, तो इतना मुझे तामझाम नहीं करना था, इंडिकेटर से कुछ छेड़खानी नहीं किया मैंने। और यहाँ पे जो रेड कलर रेडियम लगता है ना, वहीं पे मैंने ये 200 रुपये वाला, या फिर अभी कम हो गया होगा, वो सिंपल वाला टेल टाइडी लगाया है, और स्टडी है। अभी तक मुझे कुछ कंप्लेंट नहीं है इससे। प्लास्टिक पे लगा है, वो भी खतरा रहता है प्लास्टिक टूट ना जाए वाइब्रेशन की वजह से, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है।
तो एक और रास्ता था जो भी बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है, यहाँ पे चैसी जाता है, चैसी के नीचे मडगार्ड में होल कर देंगे, होल करके चैसी में बिठा देंगे टेल टाइडी को। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर आप प्रॉपर्ली सील नहीं करते हैं उसको, जैसे आप गाड़ी चलाएंगे टायर से पानी इधर चला जाएगा और उससे आपके चैसी में जंग लगने के चांस होते हैं। तो ये मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था। प्रॉपरली इन फ्यूचर मैं कर सकता हूँ, अभी ये बढ़िया है सेटअप मुझे। तो अगर आपको सिंपल सेटअप चाहिए तो आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके पास इससे भी बेहतर आइडिया है तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत ही क्या कहते हैं, जल्दी भी हो गया है और पैसे ना के बराबर खर्च हुए हैं इस पर। ठीक है, और किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि पल्सर NS 200 का टेल टैडी लगवाओ, बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ बढ़िया रहेगा, मगर मुझे एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मुझे यूनिक चीज़ें बहुत पसंद है। एक डिज़ाइन फिलोसफी में फॉलो करता हूँ, शायद मैं आपको दिखा दूँ ये। तो जो भी बाइक का रियर फेंडर रियर टायर से पहले ख़त्म होता है ना, तो वैसी बाइक्स मुझे बहुत पसंद है। और एक डिज़ाइन फॉलो करता हूँ मैं, रियर सीट, टैंक और हेडलाइट सेम लाइन में होने चाहिए। अगर तीनों भी सेम लाइन में नहीं है, ये मैं देखता हूँ मॉडिफिकेशन करते समय, तो ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रही हैं तो मैं नहीं करता हूँ। अगर मैं NS 200 का टेल टैडी लगा देता तो इतना बाहर आ जाता हो, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि मैंने बताया पहले भी, बड़ा टायर चूज़ करने का रीज़न ही था कि लुक। तो इससे मैंने हाइट बढ़वाई, बाइक की हाइट बढ़ गई साइड वॉल ज़्यादा होने की वजह से, और बेंड होने की वजह से भी थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। तो इससे क्या हुआ, देखिए रियर फेंडर पिछले टायर से पहले खत्म हो रहा है, तो ये मैंने अचीव कर लिया। तो नंबर प्लेट भी इसीलिए मैंने जितना हो सकता है बाइक के अंदर ही टक्ड इन करके रखा है। तो बस यही था रीज़न। अंडरबेली का मॉडिफिकेशन भी आगे आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ मैं इंडिकेटर्स भी लगा सकता हूँ, छोटे वाले, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये बहुत ही बड़े हैं इंडिकेटर्स। तो एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है, जब भी आप टायर चूज़ करने जाएंगे ना, तो टायर वाले से पूछिए आपके पास पुराने टायर हैं क्या, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। जैसे कि मैंने यूज़ किया है 120/80, अगर आप चाहते हैं 120/70 या फिर 120/60, अगर आप श्योर नहीं हैं आपके स्टॉक रिम पे ये बैठेगा या आपके बाइक पे सही से बैठेगा, तो पुराना टायर है क्या पूछिए उससे, वो टायर लेके आप बिठाइए, वो टायर टेस्ट कीजिए। अगर सही लगा आपको, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तब आप नया टायर खरीदिए। जो एक और मॉडिफिकेशन किया है मैंने, ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है बाइक के हैंडलिंग के लिए, वो है ये व्हील कवर्स। तो इन सिटी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि हवा का रेजिस्टेंस नहीं रहता है साइड से, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप रहते हैं जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है या फिर बहुत आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, तो ये मैं नहीं रेकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि जैसे ही तेज़ हवा का झोंका आएगा ना, आपकी बाइक इनस्टेबल हो जाएगी, तो आपकी बाइक का स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगा। तो वो एक सेफ्टी कंसर्न है इसका। अगर आप चलाते हैं सिटी में जहाँ पे हवा वगैरह नहीं चलती इतनी, तो ये बहुत ही बढ़िया है। लुक्स ग्रेट, तो मेन इसीलिए रखा है मैंने, बहुत ही बढ़िया लगती है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है स्टॉक लुक में और ये वाले लुक में, तो इसीलिए मैंने रखा है। और एक और मॉडिफिकेशन वो है बार एंड मिरर्स। अगर आपको यूजेबिलिटी से मतलब है तो स्टॉक मिरर को मत चेंज कीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं जो भी बाइक पे हो, मगर मुझे वो लुक नहीं चाहिए था। मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इससे काम निकलवा सकता हूँ, मेरे लिए ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ओरिजिनल मिरर्स की तरह इस पर कॉन्वेक्स मिरर्स नहीं है, तो आप दूर की चीज़ें इस पर नहीं देख पाओगे। जब भी कोई चीज़ इसके सामने आएगी तभी आपको दिखेगा, प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको हर समय। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ के साथ मैं इसको चलाता हूँ, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इसको, ये मेरे लिए बढ़िया है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये डिस्क्लेमर है आपके लिए, तो ये मिरर आपके लिए नहीं है। स्टॉक मिरर के साथ ही रहिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करने का पड़ेगा आपको बार एंड मिरर्स में कॉन्वेक्स चाहिए, तो ये सिंपल मिरर है, बस इसका बिल्ड अच्छा है। मिरर क्वालिटी अच्छा नहीं है, बिल्ड अच्छा है, ये आप दिमाग में रखिए। अभी हम बात करते हैं एग्जॉस्ट की। ये बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है, मैं किसी से भी नहीं कहूँगा कि आप अपना स्टॉक एग्जॉस्ट हटा के आफ्टर मार्केट लगाइए, या टोटली आप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मेरा भी यही मानना था कि मैं इस एग्जॉस्ट को चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। एक तो आवाज़, आपको लगता है कि ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, इतना भी शोर शराबा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब वीडियोस में बिल्कुल भी एक्यूरेट साउंड नहीं होता है। अगर आप रियल में आवाज़ सुनेंगे ना, बहुत दूर तक आवाज़ सुनाई देती है और बहुत ही लाउड होती है, ठीक है। आप भी परेशान होंगे, दूसरे भी परेशान होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही क्रूशल मॉड है, तो इसको आप इंस्टॉल भी करेंगे तो आप ध्यान रखिए लिमिटेड डेसिबल प्रोड्यूस करें। तो इस पे मैं आगे भी बात करूँगा। तो पहले बात करते हैं एग्जॉस्ट चूज़ करने की। जैसे कि मैंने टायर के मामले में बताया कि आप ट्राई करें कोई पुराना वाला या फिर दूसरा वाला टायर, इससे पहले कि आप नया वाला ख़रीदें। तो ये एग्जॉस्ट में भी बहुत ही काम आता है। क्या करते हैं, हम शॉप पे जाते हैं, बहुत सारे एग्जॉस्ट हम चूज़ करते हैं, खड़े हुए रेव करते हैं इसको, जो भी आवाज़ आपको अच्छी लगी वो आप चूज़ करते हैं, बस बात ख़त्म।
ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी शॉप ओनर है आप उससे परमिशन लीजिए कि आप अलग अलग एग्जॉस्ट थोड़ा चला के देखना चाहते हैं। अगर वो अलाउ करता है तो आप कीजिए ये, क्योंकि मेरे केस में हुआ था ये। पहले जाते ही मैंने बहुत सारी रिसर्च किया था और यही एग्जॉस्ट मुझे चाहिए था। एग्जैक्टली ये नहीं, इसका ही एक और वर्जन आता है R1M का, जो बहुत ही पॉपुलर है, यूट्यूब वीडियोस में आप देखते हैं। तो वही मेरे दिमाग में था और वही मेरे को लेना था, ठीक है। तो मैंने वो लगाया, आवाज़ बहुत ही लाउड लगी, जैसे कि आप एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाला है मैंने, बहुत ही लाउड थी, आवाज़ चुभ रही थी एकदम कानों में। तो बाद में उसने मुझे एक और ऑप्शन दिखाया, ये वाला विथ DB किलर। यहाँ पे DB किलर लगता है, इसके साथ ही आता है। थोड़ा इसका 100-200 प्राइस ज़्यादा होगा उससे। तो ये वाला लगाया मैंने, तो ये थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री साउंड लगा मुझे। चलाने लगा तो बहुत ही डिफरेंस आ गया, बहुत लाउड थी। ये DB किलर क्या कहते हैं, बस 2 से 3 डेसिबल कम करता है। तो बहुत ही लाउड था एग्जॉस्ट। डे टू डे इसको राइड करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तो मैं गया फिर उसी दुकान पे, एक और एग्जॉस्ट था, वो भी बहुत पॉपुलर है, तो वो लगवाया मैंने। स्टैटिक पोजीशन पे हम रेव कर रहे थे तो साउंड बढ़िया था, लेके गया मैं, इंस्टॉल करके चलाया उसको थोड़ी देर। राइड करते समय साउंड एकदम बेकार था, आवाज़ फट रही थी, इसका डीसेलरेशन साउंड बेकार था, एक्सेलरेशन में आवाज़ चुभ रही थी। बहुत सारे लोगों को एग्जॉस्ट पसंद आया, मैंने ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को देखा है वो लगाते हुए, मगर R1M इस एग्जॉस्ट के मुकाबले वो कुछ भी नहीं था। तो ये राइड करने के बाद मुझे पता चला, इसका डीसेल R1M का आप कंपेयर करोगे तो इसका डीसेलरेशन साउंड मुकाबला ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड लगता है, सुनने में मज़ा आता है। अगर लाउड भी हो तो मज़ा आता है साउंड, किसी को परेशानी नहीं होगी, सुनने में अच्छा लगता है। एक्सेलरेशन बढ़िया, स्टैटिक जब भी आप न्यूट्रल में खड़े रहेंगे, सिग्नल में खड़े रहेंगे, बिल्कुल भी साउंड नहीं करता है, स्टॉक एग्जॉस्ट की तरह साउंड करता है। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, सूटेबल एग्जॉस्ट लगा मुझे। तो ये मुझे राइड करने के बाद ही पता चला, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ आप ट्राई कीजिए, खड़े हुए रेव करने से पता नहीं चलेगा। तो ये टिप था मेरी तरफ से आपके लिए। ये थोड़ा महंगा है बाकी एग्जॉस्ट से, अगर आप बजट से कंसर्न हैं तो आप दूसरा चूज़ कीजिए एग्जॉस्ट, या फिर ये वाला बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी सब मॉडिफिकेशन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा कॉस्ट के मुकाबले, यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मॉड है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट मॉड है वो भी एग्जॉस्ट के रिलेटेड ही है, वो है यूनिवर्सल DB किलर। तो जैसे कि मैंने बताया, इसके साथ जो DB किलर आता है कुछ भी इसका काम नहीं है, ठीक है, बस 2 या 3 डेसिबल का फ़र्क आता होगा। ये होने के बाद भी बहुत ही लाउड था ये, तो इसका कुछ करना था मुझे, ठीक है। ये एग्जॉस्ट भी अच्छा है मगर लाउड है, तो क्या करें, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। यूनिवर्सल DB किलर यूज़ कर रहे थे लोग, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी ट्राई कर ले जाए। तो इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं इसमें भी, ठीक है। एक ये वाला आता है स्टील मैश के साथ अंदर, तो कैटलिटिक कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो ये वाला आता है, एक पिछला वाला हिस्सा आता है जिसमें बस एक लंबा सा सिलेंडर है और उसमें होल्स हैं। एक और ये वाला आता है जो स्टॉक DB किलर लगा है वैसा ही होता है। और एक आता है दोनों कैटलिटिक कन्वर्टर और DB किलर दोनों मिल के एक असेंबली आता है। तो इन सब में ये वाला चूज़ करना है, बाकी सब बेकार है, इतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको सिग्निफिकेंटली कम करना है साउंड, तो आप ये कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लगाने से, एग्जॉस्ट लगाने का क्या मतलब है, DB किलर लगाया साउंड कम हो जाएगा फिर क्या फ़ायदा, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिक सा साउंड मिलेगा आपको और आपके पास चॉइस रहेगा। जब भी आप रेजिडेंशियल एरिया में हैं या फिर सिटी में हैं, DB किलर लगा के चलाइए, किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप कहीं रिमोट एरिया में जा रहे हैं या जहाँ पे कोई नहीं रहता, ठीक है, तब आप निकाल सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन भी है। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, 800-900 के करीब, तो इससे बहुत ही रिज़ल्ट बढ़िया मिला मुझे। तो मैं रेकमेंड करूँगा, आप सिमिलर थॉट्स रखते हैं मेरी तरह तो ये आप करें, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, वर्थ इट है। और परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज़ विथ यूनिवर्सल DB किलर ये भी बताता हूँ मैं आपको। तो कुछ लोग कहते हैं कुछ भी DB किलर मत लगाओ, परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, फ्री फ्लो होगा। वो ट्रू है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के लिए, ठीक है, या फिर ECO बाइक्स के लिए। ये है कार्बोरेटर बाइक, उस पर और स्लिप ऑन लगाया मैंने सिर्फ। विदाउट DB किलर परफॉर्मेंस का इंक्रीज़ नहीं दिखेगा आपको, एक्चुअली डिक्रीज़ दिखेगा, ठीक है। मैंने नोटिस किया है, दोनों भी ट्राई किया मैंने, ठीक है। विदाउट DB किलर बस आवाज़ करती रह जाती है, जाती ही नहीं है आगे गाड़ी, ठीक है। लगता है कि फास्ट चल रही है गाड़ी मगर बस आवाज़ ही होता है, परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि थोड़ा बैक प्रेशर चाहिए इंजन को आपके ऑप्टिमम परफॉर्म करने के लिए। जो भी आपका रेगुलर परफॉर्मेंस था, एटलीस्ट वो अचीव करने के लिए आपको बैक प्रेशर चाहिए, तो वो ये DB किलर प्रोवाइड करता है। साउंड भी अच्छा हो गया स्टॉक एग्जॉस्ट के मुकाबले और परफॉर्मेंस भी बनी रही। तो ये मैंने नोटिस किया इस मॉडिफिकेशन को लगाने के बाद।
और ओवर हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है पहले की जैसे, इनफैक्ट बढ़िया हो गई है। पहले ओवर हीट होती थी, अभी बिल्कुल सही चलती है और वेट भी कम हो गया। और मुझे लगा भी था क्योंकि 2 DB कलर होने के कारण बैक प्रेशर बहुत हो जाएगा, हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, मेरा ही अंदाज़ा था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया चलती है बाइक। जो भी मॉडिफिकेशन हो बाइक पे पहले करने से पहले मैं फ़ोटोशॉप में करके देखता हूँ कैसे लगता है वो पार्ट मेरे बाइक के ऊपर, चाहे वो टेल टाइडी हो, मिरर हो, टायर हो, अंडरबेली हो, एग्जॉस्ट हो, सभी मैं ट्राई करके देखता हूँ। जो भी बेस्ट हो ना वही चूज़ करता हूँ। हाँ, आपको टाइम लगेगा, मैं महीनों लगा देता हूँ, ठीक है, ये सब टेस्ट करने में फ़ोटोशॉप में। तो इससे आपको पता भी चलता है, कोई आपको नया पार्ट दिख गया मार्केट में तो वो भी आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करता हूँ मैं। ऐसे ही मैंने एग्जॉस्ट के साथ भी किया। सो बहुत सारे मैंने पहले सैम्पल्स बनाए इसके, तो ये अच्छा भी दिख रहा था और साउंड क्वालिटी भी इसका बढ़िया था, जो मैंने यूट्यूब वीडियो से पता किया था। तो बस यही मुझे डिस्कस करना था, थोड़े बहुत क्रूशियल पॉइंट्स थे जो मुझे बताना था। काफ़ी लेट किया मैंने इस वीडियो को लाने में, थोड़ा जल्दी बना देना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। मुझे लगा कि आप कोई गलत मॉडिफिकेशन ना कर लें, तो ये मेरे को बता देना चाहिए था। तो बस इतना ही। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं मॉडिफिकेशन रिलेटेड, अगर मेरी नॉलेज में है तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, इसी बाइक के रिलेटेड या फिर कोई और बाइक के रिलेटेड, जो भी हो आप बताइए, मैं आपको कमेंट्स में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू अगेन फॉर द सपोर्ट, ऐसे ही बने रहे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।